फ्रेंड्स, मैं हूं महेश महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भूगोल फॉर यू। आज के वीडियो सत्र में हम लोग झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा जारी किए गए द्वितीय सावधिक परीक्षा अर्थात सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन हेतु कक्षा 12 विषय भूगोल के मॉडल प्रश्न पत्र सेट नंबर को हल करेंगे, अतः वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। द्वितीय सावधिक परीक्षा हेतु जारी किए गए कक्षा 12 विषय भूगोल के मॉडल प्रश्न पत्र सेट नंबर 1, 2, 3, 4 को पिछले वीडियो में हम लोग हल कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने इन वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन तथा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, इसे क्लिक करके अवश्य देखें। साथ ही साथ प्रथम सावधिक परीक्षा हेतु जारी किए गए कक्षा 12 विषय भूगोल के सभी मॉडल प्रश्न पत्रों को हम लोग व्याख्यात्मक रूप में हल कर चुके हैं। इसका भी लिंक ऊपर आई बटन तथा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, इसे भी क्लिक करके अवश्य देखें, क्योंकि दोनों सावधिक परीक्षा आगामी 24 मार्च से आयोजित होने वाली है, अतः इन दोनों वीडियो को अवश्य देखें। दोनों के प्रश्न प्रारूप अलग अलग है। प्रथम सावधिक परीक्षा हेतु सभी प्रश्न बहुवैकल्पिक प्रकार के पूछे जाएंगे, वहीं द्वितीय सावधिक परीक्षा हेतु जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह व्याख्यात्मक रूप से है, अतः इन दोनों वीडियो को देखना अति आवश्यक है। और हाँ, चैनल में पहली बार है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य हिट करें, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह है भूगोल विषय के मॉडल प्रश्न पत्र सेट नंबर 5, पूर्णांक 35 अंक का होगा, समय 1.5 घंटे का। यह है प्रश्न प्रारूप के कुछ सामान्य निर्देश। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। कुल प्रश्नों की संख्या 19 है। प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किसी 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। इसका उत्तर मैक्सिमम 1 वाक्य में देना है। प्रश्न संख्या 8 से प्रश्न संख्या 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। वहीं प्रश्न संख्या 15 से प्रश्न संख्या 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किसी 3 प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो आइए प्रश्नों को जल्दी से देख लेते हैं और इसके बाद हम लोग इसका हल करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत में जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? दूसरा प्रश्न है, मिश्रित कृषि से आप क्या समझते हैं? तीसरा प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? चौथा प्रश्न है, किन्हीं 2 प्रमुख पेय पदार्थों का नाम लिखें। पांचवा प्रश्न है, धात्विक खनिज किसे कहते हैं? छठा प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय प्रवास को परिभाषित करें। सातवां प्रश्न है, काली मिट्टी की विशेषता क्या है? आठवां प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? इसके रोकथाम के उपाय बताएं। नौवां प्रश्न है, जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटकों के नाम लिखें। 10वां प्रश्न है, भारत में उपग्रह प्रणाली के महत्व का वर्णन करें। 11वां प्रश्न है, गहन निर्वाह कृषि की विशेषताओं का वर्णन अपने शब्दों में करें। 12वां प्रश्न है, सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में किस प्रकार सुगम है? 13वां प्रश्न है, ठोस अपशिष्ट द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण पर प्रकाश डालें। 14वां प्रश्न है, भारत में डेयरी कृषि को बढ़ावा देने के उपाय बताएं। 15वां प्रश्न है, प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। 16वां प्रश्न है, भारत में कोयला खनिज के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? 17वां प्रश्न है, जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट करें। 18वां प्रश्न है, मानव स्वास्थ्य पर होने वाले जल प्रदूषण के प्रभाव का वर्णन करें। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित सूती वस्त्र उद्योग केंद्र को भारत के मानचित्र में दर्शाएं। का में मुंबई, ख अहमदाबाद, ग कानपुर, घ सूरत और अंगा कोलकाता। इन स्थानों को जो सूती वस्त्र केंद्र है इनको भारत के दिए हुए मानचित्र में दर्शाना है, दिखाना है। तो चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 से लेकर 7 है। सभी के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं और 7 प्रश्नों में से 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 1 है, भारत में जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो इसका उत्तर है, भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। वहीं पहली संपूर्ण जनगणना 1881 ईस्वी में संपन्न हुई थी। तो इसका उत्तर
1872 ईस्वी होगा। दूसरा प्रश्न है मिश्रित कृषि से आप क्या समझते हैं? तो मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है। चारे की फसलें मिश्रित कृषि की मुख्य घटक होते हैं। फसलों में गेहूं, जौ, राई, मक्का, चारे की फसल, कंद मूल। वहीं पशुओं में मवेशी में दुधारू पशुओं जैसे गाय, भैंस, इसके साथ साथ भेड़, सूअर और कुक्कुट अर्थात मुर्गी का पालन किया जाता है। तीसरा प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 सबसे बड़े राज्य कौन है? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के 3 बड़े राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार है। इनका यहाँ दिया हुआ है 5 राज्यों का एक टेबल है। उत्तर प्रदेश 1 नंबर में, यहाँ कुल जनसंख्या का 16.49%। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में कुल जनसंख्या का 9.29%। वहीं बिहार में कुल जनसंख्या का 8.58%। पश्चिम बंगाल में 7.55% और 5वें स्थान पर आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की जनसंख्या टोटल जनसंख्या का 7% है। चौथा प्रश्न है किन्हीं 2 प्रमुख पेय पदार्थों का नाम लिखे। तो यहाँ पेय पदार्थ नहीं होगा, पेय फसल का नाम लिखना रहेगा। तो 2 प्रमुख पेय फसल जो है वह चाय और कहवा है। कहवा को कॉफी के नाम से जाना जाता है। 5वां प्रश्न है धात्विक खनिज किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है धात्विक खनिज उन खनिजों को कहा जाता है जिसमें धातु के गुण पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला बहुमूल्य खनिज, बहुमूल्य खनिज में सोना, चांदी आता है। दूसरा लौह खनिज, लौह खनिज के अंतर्गत लौह अयस्क जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और उसी तरह से मैग्नीज, निकेल और अलौह धातु। अलौह धातु के अंतर्गत बॉक्साइट, तांबा, टीन आदि को रखा जाता है। 6वां प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय प्रवास को परिभाषित करें। तो इसका उत्तर है अंतरराष्ट्रीय प्रवास उन प्रवासों को कहा जाता है जब प्रवासी किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार कर अपना निवास स्थान में परिवर्तन करते हैं तो उसे हम लोग अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। इसे बाह्य प्रवास के नाम से भी जाना जाता है। 7वां प्रश्न है काली मिट्टी की विशेषता क्या है? तो इसका उत्तर है इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। ये कपास फसल के लिए बहुत उपयुक्त होती है जिसके कारण इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इसे रेंगर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें चूना, लोहा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम तथा पोटास की मात्रा पाई जाती है, लेकिन इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थ की कमी होती है। अब हम लोग देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। प्रश्न संख्या 8 से लेकर 14 तक सभी लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसके लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं और इन प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना है। 8वां प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? इसके रोकथाम के उपाय बताएं। तो इसका उत्तर है विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न आवाजें मानव की सहनीय सीमा से अधिक तथा असहज ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत विभिन्न प्रकार के उद्योग, मशीनीकृत निर्माण, तोड़ फोड़ कार्य, परिवहन के विभिन्न साधन, सायरन, लाउड स्पीकर, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक उत्सव, सामुदायिक गतिविधियां हैं। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। इसके रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। जैसे पहला, वाहनों के सही समय पर मरम्मत अथवा रख रखाव। दूसरा, मशीनों में समय समय पर स्नेहक का प्रयोग। तीसरा, पुराने वाहनों एवं मशीनों के उपयोग पर प्रतिबंध। चौथा, लाउड स्पीकर का सीमित उपयोग। 5वां, मार्गों का रख रखाव। 6ठा, ध्वनि अवरोधकों का उपयोग तथा 7वां, सड़कों किनारे पंक्तिबद्ध पेड़ों को लगाना। ये उपाय करके हम लोग ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों के मन में और भी कोई उपाय आता है तो वह भी आप लोग अपने तरीके से लिख सकते हैं। 9वां प्रश्न है जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटकों का नाम लिखें। तो इसका उत्तर है जनसंख्या परिवर्तन का तात्पर्य किसी क्षेत्र की जनसंख्या में ऋणात्मक एवं धनात्मक परिवर्तन से होता है। इसे जनसंख्या वृद्धि के नाम से भी जाना जाता है। जनसंख्या परिवर्तन को 3 प्रमुख घटक या कारक प्रभावित करते हैं। पहला जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर और तीसरा प्रवास।
तो जन्म दर क्या होता है? किसी क्षेत्र में एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या में होने वाले जीवित बच्चों के जन्म को जन्म दर कहा जाता है या जन्म दर कहलाता है। मृत्यु दर किसे कहते हैं? तो मृत्यु दर किसी क्षेत्र में एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर मृतकों की संख्या मृत्यु दर कहा जाता है। वहीं प्रवास तीसरा जो कारक है जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाला, प्रवास अपने पिछले निवास स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बसने को प्रवास कहा जाता है। इसमें कुछ दूरी एवं स्थान परिवर्तन होना अति आवश्यक होता है। तो जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से 3 कारक है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। 10वां प्रश्न है, भारत में उपग्रह प्रणाली के महत्व का वर्णन करें। तो इसका उत्तर है, उपग्रह प्रणाली संचार का एक नवीनतम विधा है। इसमें कृत्रिम उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करके इसकी सहायता से दूर संचार, टेलीविजन के कार्यक्रमों, इंटरनेट तथा अन्य सूचनाओं के लिए उपयोग किया जाता है। भारत में पहली बार 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। इसके बाद अब तक सैकड़ों उपग्रह को स्थापित किया जा चुका है। भारत में इसके महत्व को निम्न बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। भारत में उपग्रह संचार के महत्व को निम्न बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे पहला, टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट आदि के उपयोग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दुर्गम क्षेत्रों में छायाचित्र, वीडियो तथा अन्य डेटा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तीसरा उपयोग देश की सीमाओं को निगरानी के लिए किया जाता है। उपग्रह का उपयोग मौसम संबंधी सूचनाओं के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। और 5वां जो उपयोग है, प्राकृतिक आपदाओं के निगरानी के लिए भी किया जाता है। साथ ही साथ 6ठा जो हम लोग देख सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए भी किया जा सकता है। तो ये है भारत में उपग्रह संचार के उपयोग। इसके अलावा आप लोग और भी लिख सकते हैं। 11वां प्रश्न है, गहन निर्वाह कृषि की विशेषताओं का वर्णन करें। तो इसका उत्तर है, गहन निर्वाह कृषि निर्वाह कृषि का एक प्रकार है जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला विशेषता, सघन कृषि कार्य लोगों के भरण पोषण के लिए किया जाता है। दूसरा विशेषता है, यह मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी मानसून एशिया के घनी जनसंख्या वाले देशों में किया जाता है, अर्थात भारत, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार आदि देशों में किया जाता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण विशेषता है, इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला चावल प्रधान निर्वाह कृषि और दूसरा है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। तो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि जिसमें चावल प्रधान फसल के रूप में उगाई जाती है। इसके अलावा चावल के साथ साथ मक्का, अरहर, मड़ुआ, उड़द आदि की खेती की जाती है। साथ ही चावल रहित गहन निर्वाह कृषि में मुख्य रूप से गेहूं प्रधान फसल होती है। इसके साथ साथ सोयाबीन, जौ, मूंगफली आदि की खेती की जाती है। चौथी जो विशेषता है गहन निर्वाह कृषि की, तो कृषि कार्य मानव श्रम तथा पशु आधारित होता है। कृषि यंत्रों का उपयोग कम किया जाता है। 5वीं विशेषता है, मृदा में उर्वरकता बनाए रखने के लिए पशु गोबर, खरपतवार, हरे खाद का उपयोग किया जाता है। तो ये है गहन निर्वाह कृषि की विशेषताएं। अब 12वां प्रश्न है, सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में किस प्रकार सुगम है। तो इसका उत्तर है, सड़क परिवहन स्थल परिवहन के एक प्रकार है जिसमें वस्तुओं और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने तथा ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित विशेषताओं के कारण सड़क परिवहन रेल परिवहन या अन्य परिवहन के साधनों की तुलना में सुगम या उपयोगी होता है। जैसे पहला, कम दूरी के लिए सड़क परिवहन अत्यंत सुविधाजनक होता है। दूसरा, सड़क परिवहन में वस्तुओं को बार बार उतारना एवं चढ़ाना नहीं पड़ता है। तीसरा विशेषता है जो अन्य परिवहनों से इसे विशेष बनाता है, सड़क परिवहन के द्वारा वस्तुओं के उत्पादन केंद्रों से उपभोक्ता केंद्रों या सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा सकता है जो रेल परिवहन द्वारा संभव नहीं है। चौथी विशेषता है, सड़क परिवहन दुर्गम, पहाड़ी तथा बीहड़ क्षेत्रों में भी बनाई जा सकती है। ऐसे क्षेत्रों में रेल परिवहन कठिन होता है। 5वीं विशेषता है, शीघ्रता से खराब होने वाली कृषि उत्पादों
जैसे फल, सब्जियां, पशु उत्पादों में दूध, पनीर को गंतव्य स्थानों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। 13वां प्रश्न है, ठोस अपशिष्ट द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण पर प्रकाश डालें। तो इसका उत्तर है, ठोस अपशिष्ट का संबंध उन कचरों से होता है जो विभिन्न प्रकार के घरेलू औद्योगिक वस्तुओं के उपयोग के बाद बचे अवशेष, जिसे पर्यावरण में विलय होना कठिन होता है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पुराने एवं प्रयुक्त सामग्रियों को शामिल किया जाता है, जैसे जंग लगी लोहे की वस्तुएं, टूटे कांच के सामान, प्लास्टिक के डब्बे, पॉलीथीन की थैलियां, बोतलें, रद्दी कागज, राख, इलेक्ट्रॉनिक खराब सामान, औद्योगिक अपशिष्ट आदि। इन त्यागे गए सामान को कूड़ा करकट, रद्दी एवं कबाड़ के नाम से भी जाना जाता है। इन ठोस अपशिष्टों अर्थात कचड़ों को घरों से बाहर, सड़कों तथा नदियों के किनारे या सरकारी खाली पड़ी भूमि में प्रतिदिन एकत्रित किए जाने से आसपास के क्षेत्रों तथा पर्यावरणीय घटकों जैसे जल, वायु, भूमि की गुणवत्ता में प्रतिकूल प्रभाव डालती है, जिससे पर्यावरण का निम्नीकरण होता है। 14वां प्रश्न है, भारत में डेयरी कृषि को बढ़ावा देने का उपाय बताएं। तो इसका उत्तर है, पशुपालन और डेयरी विभाग के अनुसार भारत वर्ष 1998 से अब तक डेयरी उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर रहा है। वर्ष 1950-51 से लेकर 2017-18 तक की अवधि के दौरान भारत में दूध उत्पादन 17 मिलियन टन से बढ़कर 176.4 मिलियन टन हो गया है। वहीं प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता जो वर्ष 1950-51 में 130 ग्राम प्रतिदिन था, वो वर्ष 2017-18 में बढ़कर 374 ग्राम प्रतिदिन हो गई है। वहीं विश्व में 294 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। इन तथ्यों के बावजूद भी अभी भी इसमें अपार संभावनाएं हैं। इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। डेयरी उद्योग विकास के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला, देसी नस्लों का संरक्षण के साथ साथ उन्नत किस्मों को तरजीह देना। दूसरा है, पशुओं के लिए हरे चारे की कृषि करना। तीसरा है, पशुओं के रख रखाव के लिए उपयुक्त एवं उचित मात्रा में पशु शेडों का सुविधा होना। चौथा है, डेयरी कृषि हेतु ऋण की उपलब्धता। पशु रोगों के उपचार की सुविधा, पशु विशेषज्ञों का प्रशिक्षण एवं संख्या में वृद्धि। छठा है, पशुपालकों के लिए समय समय पर प्रशिक्षण। सातवां है, डेयरी कृषि में यंत्रीकरण। आठवां है, डेयरी उत्पादों के संरक्षण हेतु प्रशिक्षकों एवं प्रसंस्करण उद्योगों का विकास। अब देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के विषय में। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 15 से लेकर 19 तक है। इनमें से 3 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। 15वां प्रश्न है, प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। तो इसका उत्तर है, जब व्यक्ति अपने पिछले निवास स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बसने या निवास करने की प्रक्रिया को प्रवास कहा जाता है। इसमें कुछ दूरी तय करना तथा निवास स्थान में परिवर्तन आवश्यक होता है। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों या लोग जिन कारणों से प्रवास करते हैं, उन सभी कारकों या कारणों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला अपकर्ष कारक और दूसरा प्रतिकर्ष कारक। तो अपकर्ष कारक उन कारकों को कहा जाता है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण लोग उस क्षेत्र की ओर खींचे चले आते हैं। ये कारक निम्नलिखित हैं, जैसे पहला, रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होना। दूसरा, रहन सहन की अच्छी दशाएं होना। तीसरा, क्षेत्र में शांति एवं स्थायित्व होना। चौथा, क्षेत्र में जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा होना। पांचवा, अनुकूल जलवायु। छठा, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, परिवहन एवं संचार की सुविधाएं विकसित होना। दूसरा समूह है प्रतिकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक उन कारकों को कहा जाता है जो लोगों को अपने पूर्व निवास स्थान को छोड़ने के लिए विवश करता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कारकों को रखा जाता है। पहला, बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी की समस्याएं।
दूसरा, क्षेत्र में रहन सहन की निम्न दशाएं। तीसरा, क्षेत्र में अशांति, राजनीतिक उपद्रव। चौथा, जीवन एवं संपत्ति की असुरक्षा। पांचवा, प्रतिकूल जलवायु। छठा, महामारियां। सातवां, प्राकृतिक आपदाएं। आठवां, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, परिवहन एवं संचार जैसी सुविधाओं का अभाव। तो ये प्रवास को प्रभावित करने वाले अपकर्ष एवं प्रतिकर्ष कारक हैं। 16वां प्रश्न है, भारत में कोयला खनिज के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? तो इसका उत्तर है, भारत में कोयला सबसे प्रमुख ऊर्जा संसाधन है। इसका अधिकांश उपयोग ताप विद्युत उत्पादन तथा लोहा इस्पात उद्योग में धातुओं के प्रगलन के लिए किया जाता है। यह हम लोग जानते हैं कि कोयला एक सीमित संसाधन है, एक बार उपयोग होने के बाद समाप्त हो जाता है तथा इसको बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं। इसका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए बहुत लंबे समय से किया जा रहा है। इसका स्थान अभी भी कोई गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं ले सका है। इसके अंधाधुंध दोहन एवं गैर जिम्मेदाराना तरीके से उपयोग के कारण आने वाला कुछ दशकों में समाप्त हो जाएगा। अतः इसका उपयोग लंबे समय तक ले जाने के लिए तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए विवेकपूर्ण उपयोग एवं संरक्षण अति आवश्यक है। भविष्य में नई तकनीकों के विकास से इनके कम उपयोग से अधिक लाभ लिया जा सकता है तथा निम्न कोटि के कोयले का भी भरपूर उपयोग किया जा सकता है। इन कारणों से कोयला को संरक्षित करना अति आवश्यक है। 17वां प्रश्न है, जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर है, जन्म दर किसी क्षेत्र में एक वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या पर होने वाले जीवित जन्म बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है, अशोधित जन्म दर बराबर किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बटे किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या गुणा 1000। वहीं मृत्यु दर किसी क्षेत्र में एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर कुल मृतकों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है, अशोधित जन्म दर बराबर होता है किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बटा उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या गुना 1000। पढ़ते हैं 18वां प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है, मानव स्वास्थ्य पर होने वाले जल प्रदूषण के प्रभाव का वर्णन करें। तो इसका उत्तर है, मानव क्रियाकलापों से उत्पन्न अपशिष्टों या अवांछित पदार्थ जब स्वच्छ जल में मिलता है तो जल की गुणवत्ता में होने वाले ह्रास या कमी को जल प्रदूषण कहा जाता है। प्रदूषित जल के सेवन से लोगों में कई जल जनित बीमारियां उत्पन्न होती है। सामान्य रूप से प्रदूषित जल के सेवन से दस्त, पेचिश, आंतों के कृमि, पीलिया, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां होती है। वहीं पेस्टिसाइड मिश्रित जल में ऑर्गेनोफॉस्फेट पाए जाते हैं, जिसके सेवन से मानव के दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। इससे कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। वहीं नाइट्रेटस मिश्रित पानी के सेवन से बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसी बीमारियां हो सकती है। तो उसी प्रकार पेट्रोकेमिकल मिश्रित जल से भी कैंसर हो सकता है। ये जल जनित बीमारियां हैं। दूषित जल के सेवन से मानव के जीवन पर प्रभाव डालता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में दूषित जल के सेवन से 1/4 संक्रमण रोग जल जनित पाए जाते हैं। 19वां प्रश्न मानचित्र कार्य से संबंधित है। प्रश्न है, निम्नलिखित सूती वस्त्र उद्योग केंद्र को भारत के मानचित्र पर दर्शाएं। क में मुंबई, ख अहमदाबाद, ग कानपुर, घ सूरत और अंगा। ये भारत का मानचित्र है। इसमें क में दिखलाना है मुंबई, तो मुंबई यहाँ पर स्थित है। पश्चिमी भारत में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। अहमदाबाद और सूरत गुजरात में 2 सूती वस्त्र केंद्र स्थित है। वहीं कानपुर की बात करें तो कानपुर उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। वहीं
कोलकाता जो है वह पश्चिम बंगाल की राजधानी है। यह विश्व टी उत्पादक केंद्र है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कक्षा 12 विषय भूगोल के मॉडल प्रश्न पत्र सेट नंबर 5 का उत्तर आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य हिट करें, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और इस वीडियो से संबंधित किसी प्रकार का प्रश्न या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। साथ ही साथ भूगोल विषय से संबंधित अन्य विषय बिंदुओं को अगर जानना हो तो हमारे ब्लॉग www.bhugol.net में विजिट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।